हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्र का उदय, एक विचार का निर्माण, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास की कहानी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रवाद एक राष्ट्र की नींव। इसमें राष्ट्र क्या है? तो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र जिसमें समान सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि एवं राजनीतिक महत्वाकांक्षा या राजनीतिक आकांक्षा रखने वाले जनसमूह निवास करता हो, राष्ट्र कहलाता है। राष्ट्रवाद क्या है? तो एक आधारभूत अवधारणा जिसके अंतर्गत लोगों में आपसी भाईचारा की भावना होती है तथा वे राष्ट्रीय हित के लिए अपने प्राणों तक के उत्सर्ग के लिए तैयार रहते हैं। राष्ट्र रूपी इमारत की नींव राष्ट्रवाद की भावना ही है तथा इसके बिना राष्ट्र की कल्पना संभव नहीं है। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। उत्पीड़न की साझा भावना ने विभिन्न समूहों को एक साथ बांध दिया। राष्ट्रवाद के दो मॉडल, यूरोपीय बनाम भारतीय। यूरोपीय मॉडल प्रेरणा, जातीय विशिष्टता की गहरी भावना और इसे संरक्षित करने की इच्छा। प्रकृति संकीर्ण, जो बहुसंख्यकवाद का रूप ले सकता है। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी क्रांति से उत्पन्न पश्चिमी देशों में आज का जेनोफोबिया। भारतीय मॉडल को देखें तो प्रेरणा क्या है? उपनिवेशवाद विरोधी विरोध का परिणाम। प्रकृति देखें तो अंतर धार्मिक सहिष्णुता और बहुलवाद की स्थापना। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी की अवधारणा देखें तो स्वतंत्र भारत एक हिंदू राज्य नहीं होगा, यह एक भारतीय राज्य होगा। नींव के पत्थर, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के मूल कारण। औपनिवेशिक नीतियां, जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, ये औपनिवेशिक नीतियां किस प्रकार से भारत के राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है, ये आपसे 17वीं का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे भी हम लोग चर्चा करेंगे। औपनिवेशिक नीतियां, आर्थिक असंतोष, प्रशासनिक एकीकरण, पाश्चात्य शिक्षा और विचार, प्रेस एवं साहित्य, सामाजिक धार्मिक सुधार, नस्लीय विभेद, राजनीतिक संस्थाएं। ठीक है, ये नींव के पत्थर हैं। औपनिवेशिक शासन एक अनपेक्षित एकीकरण। ठीक है, विदेशी आधिपत्य, ब्रिटिश शासन का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव और उनका विदेशी चरित्र, भारतीय जनता एवं ब्रिटिश शासन के हितों में परस्पर टकराव। आर्थिक असंतोष में देखें तो शोषण पर आधारित औद्योगिक, कृषि और व्यापारिक नीतियां, दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त द्वारा प्रतिपादित धन के निष्कासन का सिद्धांत। प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण देखें तो एक समान न्यायिक प्रणाली और शिक्षा पद्धति से देश का एकीकरण, रेल, डाक और तार आदि ने भौगोलिक दूरी को कम करके देश को एकजुट किया। तो यही जो आप देख रहे हैं, आप जोड़ सकते हैं ब्रिटिश नीतियां जो भारत के राष्ट्रवाद को बढ़ाने में और भारत की राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई, तो ये हम कह सकते हैं। बौद्धिक जागरण में देखें तो नए विचार और प्राचीन गौरव। नए विचार और प्राचीन गौरव, पाश्चात्य शिक्षा एवं विचार, स्वतंत्रता, समानता, प्रतिनिधित्व जैसे सिद्धांतों से परिचय। रूसो, पेन, मील, मेजरी जैसे दार्शनिकों का मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग पर जो प्रभाव पड़ा है। ठीक है, प्रेस एवं साहित्य, देशभक्ति का प्रसार और ब्रिटिश सरकार की आलोचना। प्रमुख लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रमुख समाचार पत्र को देखें तो अमृत बाजार पत्रिका, मराठा, केसरी, बंगाली, ये सभी। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, तो इसमें राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद ने भारतीय सभ्यता की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया। इससे भारतीयों में आत्मगौरव, आत्मसम्मान एवं राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना का विकास हुआ। इल्बर्ट बिल विवाद, नस्लीय अहंकार का प्रदर्शन। इसकी पृष्ठभूमि देखें तो न्यायिक व्यवस्था में स्पष्ट नस्लीय भेदभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय न्यायाधीश यूरोपीय व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चला सकते हैं। ठीक है, ऐसा था। विधेयक में देखें तो वायसराय रिपन की परिषद के सदस्य सर पीसी इल्बर्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य देखें तो भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय व्यक्ति के मुकदमे की सुनवाई का अधिकार प्रदान करना था, इस विधेयक का उद्देश्य था। यूरोपीय विरोध हुआ।
यूरोपीय वर्ग ने इसका घोर विरोध किया, इसे नस्लीय रंग दिया गया और दुष्प्रचार किया गया। इसका प्रभाव क्या हुआ? बिल का मूल उद्देश्य विफल हो गया, परंतु इस विवाद ने भारतीयों की राष्ट्रीय चेतना को तीव्र गति प्रदान की। ठीक है, भारतीयों ने पहली बार नस्लीय भेदभाव की क्रूरता को समाप्त माने ये स्पष्ट रूप से अनुभव किया और एकजुट होकर अपने अधिकारों की मांग उठाई। निर्माण के 3 चरण देखें तो भारतीय राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, तो 2 चरण में पहले देख लेते हैं, उदारवादी चरण, ठीक है, और गांधीवादी चरण, और बीच में है क्रांतिकारी चरण आता है। 1885 से लेकर के 1905 तक का जो समय था उदारवादी चरण था। कांग्रेस की स्थापना से लेकर के बंगाल विभाजन तक प्रार्थना और याचिका की नीति पर जोर दिया गया। फिर 1905 से लेकर 1919 तक का जो समय था वह क्रांतिकारी चरण में आता है। ठीक है, तो बंगाल विभाजन से लेकर के रॉलेट एक्ट तक स्वराज और बहिष्कार की रणनीति अपनाई गई। 1919 से लेकर 1947 तक गांधीवादी चरण था। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का प्रवेश, सत्य और अहिंसा पर आधारित जन आंदोलन। ठीक है, इसके बाद देखिए 3 चरण, 3 दृष्टिकोण, एक तुलनात्मक विश्लेषण देखें। उदारवादी चरण जैसा कि आप जानते हैं कि 1885 से लेकर 1905 तक, इसमें प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता। मुख्य विचारधारा देखें तो ब्रिटिश सरकार से सहयोग कर सुधार के लिए प्रेरित करना। कार्यप्रणाली देखें तो प्रार्थना और याचिका, औपनिवेशिक अर्थतंत्र की मीमांसा, धन निष्कासन सिद्धांत। क्रांतिकारी चरण जो कि 1905 से लेकर 1919 तक के बीच को माना जाता है, इसमें प्रमुख नेता लाल बाल पाल और अरविंद घोष को माना जाता है, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल माने जाते हैं। मुख्य विचारधारा को देखें तो स्वराज व स्वशासन की प्राप्ति इसके मुख्य विचारधारा में आते हैं। कार्यप्रणाली को देखें तो बहिष्कार एवं असहयोग की रणनीति। गांधीवादी चरण को देखें 1919 से लेकर 1947 तक का जो समय था वो गांधीवादी चरण में माना जाता है। इसके प्रमुख नेता महात्मा गांधी और इनके जो अनुयायी थे वे सभी। मुख्य विचारधारा की बात करें, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से पूर्ण स्वतंत्रता। कार्यप्रणाली की बात करें तो जन आंदोलन, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधीवादी युग, राष्ट्रवाद का जन जन तक प्रसार। ठीक है, बाकी 2 चरण में हम लोग जानते हैं कि इन 2 चरणों में लोगों के बीच उतना जुड़ाव नहीं हुआ जितना गांधीवादी चरण में हमें देखने को मिला। गांधीवादी चरण के बाद से जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो पूरे जो है राष्ट्र भर में फैल गया, यानी कि राष्ट्रवाद का जो है जन जन में प्रसार हो गया था। तो मूल दर्शन को देखिए तो सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। प्रमुख जन आंदोलन देखिए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। निर्णायक प्रभाव देखें तो इन जन आंदोलनों ने राष्ट्रवाद की भावना को जन जन तक पहुंचाया, ब्रिटिश सरकार को सत्ता हस्तांतरण करने पर विवश कर दिया। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रवाद के मूल्यांकन करते हैं। तो इसका सकारात्मक प्रभाव देखें तो एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया जिसने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। दूसरा देखें तो भारत को एक राजनीतिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक इकाई के रूप में तैयार किया। सामाजिक सुधार, स्वदेशी और ग्राम उद्योग को बढ़ावा दिया। ठीक है, इसके बाद देखें तो संविधान के निर्माण और राष्ट्र के एकीकरण में बड़ी भूमिका निभाई। आज भी देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नकारात्मक पहलू और चुनौतियों को देखें राष्ट्रवाद की, तो राष्ट्रवाद का विकास स्वाभाविक नहीं था, यह ब्रिटिश शासन की प्रतिक्रिया थी। औपनिवेशिक सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति को समाप्त नहीं किया जा सका। राष्ट्रवाद के विकास के साथ साथ भारत में सांप्रदायिकता भी बढ़ी। ठीक है, ये सभी इसके नकारात्मक पहलू हैं। भारत के विभाजन की त्रासदी को रोकने में असफल साबित हुआ। आज भी जातिवाद, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद जैसी ताकतों से चुनौती मिल रही है। ठीक है, तो ये सभी राष्ट्रवाद के जो है चुनौतियां थी और इसकी सीमाएं थी। आगे हम लोग देखें, निष्कर्षतः हम देखते हैं कि एक जटिल और अस्थायी विरासत। भारत में राष्ट्रवाद का विकास मूलतः ब्रिटिश शासन की प्रतिक्रिया थी। शिक्षा, पश्चिमी विचार, एकीकरण और सुधार आंदोलन ने इसे प्रेरित किया। तमाम सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद इसने देश को स्वतंत्रता दिलाई और आज भी देश की एकता को कायम रखा है। देश का विभाजन एक दुखद पहलू है, लेकिन आज भी राष्ट्रवाद देश के विकास और एकीकरण में मुख्य तत्व और ऊर्जा का स्रोत बना हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने
भारतीय राष्ट्रवाद को स्पष्ट रूप से देखा। और अब हम लोग कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। तो ये 64वीं का प्रश्न है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध यानी कि 1818 से लेके 1900 के जो बीच का समय है, ठीक है, वो 19वीं सदी का माना आता है। तो इसमें आप देखें तो उत्तरार्ध का मतलब है कि 1850 के बाद का जो समय है, ठीक है, 1900 तक का जो समय है, तो इसमें जो है किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रवाद का विकास हुआ, इसकी जो है आलोचनात्मक समीक्षा करना है। तो जो पीछे दिया गया है आप उसे समझ सकते हैं, ठीक है। और हमें याद रखना है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध की बात हो रही है, वो भी ध्यान रखना है। आप 1857 क्रांति को देख सकते हैं, जनजातीय विद्रोह को देख सकते हैं, ठीक है। जो भी राष्ट्रवाद के विकास में जो भी हम लोगों ने कुछ देखा अभी तक के अध्याय में, तो सभी को आप इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। और आलोचनात्मक समीक्षा करने का अर्थ है कि इसके नकारात्मक पक्ष को भी हम लोग देखने वाले हैं, तो वो सभी, तो आप इसे लिख सकते हैं। 17वीं का भी प्रश्न है, आप देखें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में ब्रिटिश नीतियां कहां तक जिम्मेदार थी, इसकी व्याख्या करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय को देखना है, किस प्रकार से राष्ट्रवाद का संचार हुआ और ब्रिटिश नीतियां जो है राष्ट्रवाद के प्रसार में किस प्रकार सहायक हुई, तो इसे हम लोग देखेंगे। और इस प्रकार से आप चाहें तो लिख सकते हैं। इसके आधार पर पहले तो हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में लिखेंगे, राष्ट्रवाद को लिखेंगे और राष्ट्रवाद किस प्रकार से आंदोलन को प्रसारित करने में सफल रहा वो देखेंगे। और उसके बाद जो है अगला जो प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कारण में ब्रिटिश नीतियों को हम लोग देखेंगे। आप चाहे तो इस तरह से आर्थिक नीति, ठीक है, आर्थिक नीतियों को लिखेंगे, ठीक है, प्रशासनिक नीतियों को लिखेंगे, सामाजिक धार्मिक नीतियां जो है वो क्या थी, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई ब्रिटिश नीतियां, और अन्य नीतियों को अब करके आप देख सकते हैं इसमें कि आप इल्बर्ट बिल वगैरह ये सब जो है दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अब कृषि में आप जानते हैं कि आर्थिक नीतियां, कृषि में भू राजस्व जो है प्रणाली, वो कृषि में आर्थिक नीति, तो ये आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कारण के रूप में आप दे सकते हैं। फिर उद्योग में देखें विउद्योगीकरण, इस प्रकार से प्रशासनिक नीतियों में किस प्रकार से जो है प्रशासनिक रूप से फेरबदल किए ब्रिटिश नीतियों ने किस प्रकार से, तो ये देखेंगे किस प्रकार से सामाजिक और धार्मिक हस्तक्षेप जो है राष्ट्रीय आंदोलन का कारण बना। तो ये ऐसा करके हम चाहे तो लिख सकते हैं और लास्ट में हम लोग निष्कर्ष जो है लिख लेंगे, ठीक है, एक पॉजिटिव निष्कर्ष हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा राष्ट्रवाद क्या है और राष्ट्रवाद के उदय के कारणों को हम लोगों ने देखा और इसकी सीमाओं को भी देखा, इसकी विशेषताओं को देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।